अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फ़खर में खुशामदीद। दो खबरें हैं जनाब जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एक खबर तो ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अपने ही डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेसी के साथ ना सिर्फ लड़ाई हो गई है बल्कि अच्छी खासी उन्होंने सुना दी अपने सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर साहब को, क्योंकि शेख रशीद साहब जो कहते हैं कि जनाब ऐसी वजारत का क्या फ़ायदा जिसके अंदर सेक्रेटरी वज़ीर की बात ना माने, और क्या फ़ायदा कि अगर महकमे के अंदर सीटें खाली हों, कुछ भर्तियाँ होने वाली हों और वज़ीर की बात ही ना मान जाए, वज़ीर के कहने पर कोई एक बंदा भर्ती ना हो, तो ऐसी वजारत के टशन क्या। इस मामले को लेकर जनाब तनाव पैदा हो गया वजारत दाखिला की ब्यूरोक्रेसी में और मीडिया की डार्लिंग जनाब शेख रशीद अहमद साहब के दौरान। मामला ये है कि वजारत दाखिला के अंदर इस वक्त खाली हैं कोई 87 के करीब असामियाँ, और इन असामियों पर होनी है भर्ती। और इन असामियों पर भर्ती के लिए शेख रशीद अहमद साहब ने जो सिफारशात आई थी उनके पास उन्हीं के डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि जनाब ये भर्तियां हैं, ये खाली असामियाँ, इस पर करनी है भर्ती और भर्तियों का होगा ये तरीक़ाकार। शेख साहब ने उस सिफारशात को डाल दिया रद्दी की टोकरी में और अहकामात जो सादर फरमाए हैं कि जनाब ये जो भर्तियां हैं ये इसको करें, आप अखबार में इश्तिहार दें और उसके बाद कराएं इनके वॉक इन इंटरव्यूज़, और उन इंटरव्यूज़ के नतीजे में जो जो बंदा आपने सेलेक्ट करना है, यानी उन्होंने शेख साहब ने जो जो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कराएं, उसको दे नौकरी, बात ख़त्म। लेकिन महकमे वाले कहते हैं जनाब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने तो चले जाना है, नैब किसने भुगतनी है, FIA किसने भुगतनी है, वो हमने भुगतनी है, क्योंकि नैब पीछे पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सिलेक्शन होगी डायरेक्ट भर्तियों पर, इसका मतलब ये होगा कि हम पर आएंगे इतराज़ात, शफाफियत पे उठेंगे सवाल, और जो सिलेक्शन का म्यार है वो हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़। लिहाजा बेहतर ये है कि जो हुकूमत की तरफ से मुरवजा तरीक़ाकार है हम उस पर अमल दरामद करें, SOPs को फॉलो करें जनाब, NTS या इस जैसे और भी जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको किया जाए फॉलो, इश्तिहार दें, NTS इश्तिहार दें, NTS के ज़रिए वो जो है इम्तहान, तहरीरी इम्तहान लिया जाए, जो तहरीरी इम्तहान में लोग पास हों उनके इंटरव्यूज़ किए जाएँ, उसके बाद एक जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाए। लेकिन शेख साहब इस मामले को मानने के लिए, इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वहाँ पर अब एक टसल का आगाज़ हो गया है। अब अगर देखा जाए तो वजारत दाखिला इमरान खान साहब के दौर के अंदर चूँकि हर जगह पर अच्छी खासी तकर्रुर तबादले हुए हैं, तो चौथे वज़ीर दाखिला हैं इस टर्म के अंदर हमारे शेख रशीद साहब, और इसी तरीके से ये चौथे सेक्रेटरी दाखिला हैं यूसुफ नसीम खोखर साहब, क्योंकि इनसे पहले भी जो सेक्रेटरी साहब हैं अच्छे खासे वहाँ पर तबादले हुए हैं। और शेख साहब की वजारत के अंदर अब जो उनका दायरा कार है वो हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा महदूद। इस बात का भी दुख है शेख साहब को, क्योंकि जो FIA है, जो जिसके ज़रिए ही वज़ीर दाखिला की कोई ना कोई अथॉरिटी रहती है, वो चला गया है शहजाद अकबर साहब के पास। नेशनल इलेक्शन प्लान है जो वज़ारत दाखिला कंट्रोल करती है, उस पर अमल दरामद हो नहीं रहा। नेक्टा एक अदारा है जो वज़ारत दाखिला के अंडर है, उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, वो भी एक किस्म का गैर फ़ाल इदारा है। और अगर किसी जगह पर कोई फ़ालियत है तो वहाँ पर दूसरे अफराद मौजूद हैं जो शेख साहब को जवाब देना नहीं पसंद करते, और शेख साहब वैसे ही उनके साथ दबके रहते हैं। लिहाजा शेख साहब की अगर जो वजारत रह गई है वो उनकी सिर्फ मिनिस्ट्रियल ऑफिस तक रह गई, बाकी या उन्होंने सर्कुलर पढ़ने हैं, सर्कुलर भेजने हैं, इसके अलावा उनके पास रह कोई नहीं गया। अब अगर एक वज़ीर दाखिला मौजूद हो और वो वज़ीर दाखिला इस किस्म का हो कि उसको मीडिया पर रहने का गुर भी आता हो, अगर उसकी बात मानी सुनी नहीं जाएगी तो उसके बाद तो मसले होंगे। और ख़ास तौर पर वो जो तासुर देते हैं कि मेरी फ़लाँ के साथ, फ़लाँ इदारे के साथ, फ़लाँ शख्सियत के साथ, वज़ीर आज़म के साथ ये जो कुर्बत है, ये कुर्बत का अगर उनको इस हवाले से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो फिर मामला ख़राब होंगे, और यही उनका मौक़िफ़ है शेख साहब का। लिहाजा वहाँ पर वज़ारत दाखिला के अंदर हो गए हैं मामलात अब ख़राब। दूसरी खबर है वो भी वफाकी काबीना के एक रुकन से मुतल्लिका है, और वो हैं जनाब शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब का जो टेन्योर है बतौर वफाकी वज़ीर वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि नए वज़ीर ख़जाना के लिए इंटरव्यूज़ का आगाज़ हो गया, और ये हमारे एक सीनियर साहबी हैं नवीद चौधरी साहब, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है। लिहाजा मामला कुछ ये है इस मामले में, ये जो नया सिलेक्शन हो रही है कि वफाकी वज़ीर के तौर पर शौकत तरीन साहब अक्टूबर तक अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं, यानी उनके पास अब रह गया है टाइम ये को 15-20 दिन का। उसके बाद उनकी जो वफाकी वजारत है वो हो जाएगी ख़त्म, और उसके बाद उनको मुशीर ख़जाना या मामून ख़ुसूसी बराए ख़जाना अमूर इस जैसे उहदों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ है जिन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इमरान खान साहब ने उनको इंगेज किया था। उनके साथ वादा किया गया था कि आपको सेनेटर बनाएंगे, और सेनेटर बनाने के लिए उनके लिए कोई सीट खाली करानी पड़ेगी, लेकिन अभी तक कोई सीट खाली नहीं हुई है। अब जो गवर्नमेंट ने काम किया वो ये
ये किया कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये ऐलान किया गया कि वो तमाम शख्सियात जिन्होंने अभी तक यानी गुज़िश्ता 3 साल के दौरान अभी तक अपने ओहदे का बतौर रुकने पार्लियामेंट हलफ नहीं उठाया, इस ऑर्डिनेंस के आने के 60 दिन के अंदर अगर उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ना उठाया तो उनकी सीट खाली तस्वुर की जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन वहाँ पर नए इलेक्शंस का इनेकाद करेगा और उसके लिए शेड्यूल है वो जारी करेगा। अब ये सारी जो स्टेज है वो सजाई गई थी वो है इसहाक डार साहब की सीट को खाली कराने के लिए, क्योंकि इसहाक डार साहब ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। इसके अलावा एक और सीट थी वो पंजाब से रुकन असम्बली जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की थी। चौधरी निसार साहब ने ये कह कर हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था कि जनाब ये पंजाब असम्बली का, मैं पंजाब असम्बली का हल्फ उठाऊँगा। लेकिन जब पता चला ऑर्डिनेंस आ रहा है उसके बाद सीट खाली हो जाएगी, फिर कोई बंदा आके इलेक्शन लड़ेगा, चौधरी साहब आए और आके उन्होंने हल्फ उठा लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी इस ऑर्डिनेंस आने से पहले उन्होंने अपनी सीट बचा ली। लेकिन जो हैं इसहाक डार साहब वो अभी तक ग्रे एरिया में, उन्होंने तो अभी तक हल्फ नहीं उठाया। लेकिन अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि इसहाक डार साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में जो ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया है उसके अंदर उनका ये कहना है कि मैंने जो हल्फ जो अभी तक नहीं उठाया उसकी वजह यह है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने हल्फ उठाने से रोका, वरना मैं तो हल्फ उठाना चाहता था। लेकिन चूँकि वो मामला वहाँ तक पेंडिंग है, अभी तक मेरी उस वाले केस का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, लिहाजा मैं हल्फ नहीं उठा सका। और दूसरा, अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुझे डी-सीट करने की कोशिश की गई तो इस मामले को मैं चैलेंज करूँगा, मैं अदालत में जाऊँगा और अपना जो हक़ अपील है उसको इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अपनी सीट को अपने लिए जो कानूनी जंग है वो मैं मुकम्मल तौर पर लड़ूंगा। लिहाजा अब अगर जो शौकत तरीन साहब हैं उनके लिए इस कानूनी जंग के अंदर ये मामला आगे बढ़ जाता है, यानी अक्टूबर से आगे नवंबर में चला जाता है, नवंबर से दिसंबर में चला जाता है, तो जो शौकत तरीन साहब हैं वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, अलबत्ता एक और सूरत हो सकती है जिसके अंदर वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम करें कि इमरान खान साहब अपने ही किसी रुकन असम्बली से कहें, रुकन सेनेट से कहें कि जनाब वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और उसकी जो सीट खाली होगी उसके लिए भी आगे जो टाइम है वो 60 दिन का है, उसके अंदर वो जाएंगे और जाके वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के जीतेंगे और सेनेट में आएंगे, तो इस तरीके से वो अपनी सीट बचा लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर जो है वो राज़ी नहीं है कि कोई और बंदे की सीट, अपने पक्के बंदे की सीट वो खाली कराएं, इसके लिए वो तैयार नहीं है। लिहाजा एक जो टसल है उसका आगाज़ शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो शौकत तरीन साहब की जो शिकायत हैं वो इमरान खान साहब मुसलसल उनकी जो गिरियाजारी है वो सुन रहे हैं। पहले तो वो ये कहते थे कि जनाब आपके साथ ये जो बंदे लगे हुए हैं ये प्रॉपर्ली काम नहीं करते, बल्कि नॉमिनेशन से फौरी पहले उन्होंने टीवी पर ये ऐलान कर दिया था कि जो IMF के साथ मुआहदा किया गया ये मुआहदा बिल्कुल गलत था, ये मुआहदा होना नहीं चाहिए था, जिस पर असद उमर साहब को बाहर एक और इंटरव्यू पे जाके ये कहना पड़ा कि नहीं जनाब, शौकत तरीन साहब की ये जो सोच है इसके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता कि क्या तरजीहात थी, क्या मसाइल थे जिसकी वजह से हम IMF के साथ अपने प्रोग्राम में गए। लेकिन जब वो वज़ीर बन गए उसके बाद भी उनका ये कहना था। अभी कल ही जब उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया वहाँ पे उनका ये कहना था कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट है ये एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि अप्रैल में बढ़ा, फिर मई में बढ़ा, फिर जून में बढ़ा और अब और ज़्यादा आगे चला गया और इसका दबाव आ रहा है पाकिस्तानी रुपये पर, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। लिहाजा इस ट्रेड डेफिसिट को रोकना चाहिए और एक मरतबा फिर उन्होंने IMF के ऊपर तनकीद की। इससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग्स हुई उसके अंदर उन्होंने इतराज़ किया जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी थे उन पर कि जनाब ये मुझसे पूछे बगैर ही जो FBR के को हदायत देते हैं और रेवेन्यू मामलात को देखते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने उनसे ले लिया इस्तीफ़ा। लेकिन इसके बावजूद जो शिकायत हैं शौकत तरीन साहब की वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लास्ट मीटिंग के अंदर फिर उन्होंने एक मरतबा एतराज़ कर दिया। उनका ये कहना था कि जनाब मेरी वजारत में मुझसे पूछे बगैर ही काम हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता और नीचे से सारे काम होके चले जाते हैं, वज़ीर को पता नहीं। और उन्होंने मिसाल दी FBR की कि FBR के अंदर सिस्टम हो गया हैक और मुझे 2 दिन बाद किसी ने बताया कि जनाब आपका सिस्टम हैक हो गया है और इसका किसी को इल्म ही नहीं था। तो ये एक बंदा जो वफाकी वज़ीर है उसके नीचे जो काम लोग कर रहे हैं वो किसी और को जवाब दे हों, वज़ीर को जवाब देना हो, तो ये बात अच्छी नहीं हो। इसी हवाले से उन्होंने कल भी इंकशाफ किया कि जनाब ये जो हैकिंग हुई थी FBR के सिस्टम की ये इंडियन हैकर्स ने की थी और उन्होंने FBR का जो सिस्टम है वो 7 दिन तक यानी 1 हफ्ते तक हैक रहा वो सिस्टम। तो इसका मतलब यह है कि वो जो हैकर्स आए थे उन्होंने वहाँ पे आके कुल्फियाँ तो नहीं खानी थी, उन्होंने वहाँ से जो चीज़ लेनी थी वो वहाँ से ले ली। अब जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं इसका डाटा FBR
FBI के पास मौजूद होता है। अब FBI का सिस्टम हैक हो जाए और हैकर्स वहाँ पर आएँ और ख़ामोशी से वापस चले जाएँ, ये बात को अक्ल तस्लीम नहीं करती। अब ये जो टैक्स पेयर का डाटा है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये डाटा वहाँ से, जो टैक्स पेयर का डाटा है, ये वहाँ से हैकर्स ने अगर चुरा लिया है और अगर वो उसको डार्क वेब पे बेच दें, और वहाँ पे जो ग्रोह हैं जो डार्क वेब को ऑपरेट करते हैं, जो डार्क वेब से अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल। क्योंकि किसी को पता चल गया कि इस बंदे की तो टैक्स रिटर्न्स ये हैं और किसी मुजरिम के हाथ में वो डाटा लग गया, तो उसके बाद यहाँ पर एक नई बदअमनी की कैफियत शुरू हो जाएगी। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए भी अब सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगरचे इसके लिए भी अच्छे खासे मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च किए गए, लेकिन ओपन सोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर ले लिया गया। ये भी तहकीक तलब बात है। खैर, मामला शौकत तरीन साहब का। इस सारी सूरत हाल में ये जो शिकायतें शौकत तरीन साहब की लगाने की आदत है, इसकी वजह से खान साहब हो गए हैं ज़िच, और इस वजह से उन्होंने अब फैसला किया कि जनाब अब मुझे ना इस मामले पर भी कोई गौर व फिक्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर शौकत तरीन साहब के साथ चूँकि एग्रीमेंट है कि उनको सेनेटर बनाना है, और अगर हमने मुकर्रर टाइम के अंदर सेनेटर उनको ना बनवा सके तो फिर यकीनी तौर पर वफाकी वज़ीर का ओहदा खाली हो जाएगा। अब उसके लिए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होती है हमेशा से। हमाद अज़हर, जब भी कोई बंदा जाता है तो हमाद अज़हर साहब को हफ्ते 10 दिन के लिए वज़ीर ख़जाना बना दिया जाता है, और इस मरतबा भी हमाद अज़हर साहब ही बुनियादी तौर पर चॉइस हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 और ऑप्शंस भी हैं। अगर IMF के साथ प्रोग्राम पर आगे बढ़ना है तो IMF की तरफ से कुछ 1-2 नाम उनको सजेस्ट किए गए हैं। अब देखना यह है कि इस सारे सूरत हाल में इमरान खान साहब कैसे बाहर निकलते हैं और किस तरीके से शौकत तरीन साहब को अगर रखना है तो उनको मुतमईन कैसे रखते हैं, और अगर उनको घर भेजना है तो उनके घर भेजने का रास्ता कौन सा इख्तियार करेंगे, क्योंकि सेनेट की सीट अभी फौरी तौर पर खाली होती नज़र नहीं आ रही। 2 वज़रा, 2 कहानियाँ आपकी खिदमत में पेश की। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।